हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 जो आप लोगों का इतिहास है, इतिहास में जो आप लोगों का अध्याय फर्स्ट है, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है उस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय फुल चैप्टर पढ़ने वाले, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर बिल्कुल से समाप्त हो जाएगा और सारे टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पूरा अध्याय सिर्फ एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं और इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा है। तो आज के इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। आप लोग साथ में नोट्स भी बनाते रहो अपना, ठीक है, नोट्स भी बनाते रहो ताकि आप लोगों का पूरा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। और इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर भी पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही पूरा सामाजिक विज्ञान आप लोगों के लिए लाने वाले हैं, ठीक है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं राष्ट्रवाद क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास आया है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाने वाला है। देखो, राष्ट्र के प्रति निष्ठा और उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है। बहुत आसान है ना। मतलब जो राष्ट्र होता है, राष्ट्र के प्रति निष्ठा हो, प्रेम हो और उसकी प्रगति का मतलब होता है ग्रोथ, ठीक है, उन्नति, और उसके प्रति सभी नियम आदर्श, यानी कि जो उनके नियम हो, आदर्श को बनाए रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्र के जो नियम हो उसको भी पालन करना जरूरी है, ठीक है, तभी तो आप राष्ट्रवाद यानी कि राष्ट्र में चुने जाओगे। तो राष्ट्रवाद बहुत आसान है कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखना राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग एक और राष्ट्र की भाषा समझेंगे अर्नेस्ट रेनर के अनुसार, ठीक है। अर्नेस्ट रेनर ने क्या कहा था राष्ट्र की परिभाषा, देखो कि समान भाषा, जिनकी भाषा जो है वो समान हो और धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं, ठीक है। राष्ट्र यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने राष्ट्रवाद समझा, अब हम लोगों ने राष्ट्र समझा। दो चीज है, राष्ट्र और राष्ट्रवाद। देखो, राष्ट्रवाद में एक शब्द आया था राष्ट्र, ठीक है, तो राष्ट्र को भी समझना जरूरी है। तो राष्ट्र का मतलब है अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं, ठीक है। देखो, आपको कई प्रकार से डिफिनेशन मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने अपना अलग अलग डिफिनेशन दिया था, लेकिन आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं उसी को तैयार करो सरल भाषा में, सबसे आसान भाषा में, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को राष्ट्र समझ में आ गया। राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। और राष्ट्रवाद में एक शब्द आया था राष्ट्र, तो राष्ट्र की परिभाषा होता है अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। समान भाषा का मतलब जिनका भाषा समान हो, ठीक है। जैसे गुजरात में गुजराती बोला जाता है, यूपी में हिंदी बोला जाता है, बिहार में थोड़ा अलग टाइप से भोजपुरी टाइप से या फिर हिंदी बोला जाता है, ऐसे समान भाषा होता है। और नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को हम लोग राष्ट्र कहते हैं, ठीक है। दोनों टॉपिक समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक नारीवाद। देखो, मैं आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझाऊंगा। नारीवाद क्या होता है, नारी का मतलब क्या होता है, नारी का मतलब स्त्री, पुरुष, यानी कि नारी का मतलब होता है स्त्री। तो स्त्री पुरुषों की जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सोच के आधार पर महिलाओं का अधिकार नारीवाद कहा जाता है। जो हमारा महिलाओं का अधिकार होता है, ठीक है, नारी इसमें आया है नारीवाद, यानी कि नारी शब्द आया हुआ है ना, ठीक है। तो नारीवाद यही है, जो महिलाओं का अधिकार होता है वही नारीवाद कहलाता है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को एक आसान तरीके में समझाया कि स्त्री पुरुषों की सामाजिक होता है, आर्थिक होता है एवं राजनीतिक सोच के आधार पर महिलाओं का अधिकार जो होता है वो नारीवाद कहलाता है। ऐसे टॉपिक्स 2 नंबर में आते हैं, तो आप लोग एक एक टॉपिक को ध्यान से समझना। बहुत आसान तरीके से मैं आपको पूरा चैप्टर समझाने वाला हूं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नारीवाद। अब हम लोग समझने वाले हैं स्टेट जर्नल। स्टेट जर्नल क्या होता है, एक स्टेट जर्नल ध्यान से समझना। मैं आपको एक छोटे छोटे टॉपिक सारा समझाऊंगा, पूरे चैप्टर को धुआं उड़ा देंगे, एक भी टॉपिक छोड़ने वाले नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर है बिल्कुल मक्खन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद और कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान समझना, ठीक है। देखो, स्टेट जर्नल क्या है। स्टेट 1789 के स्टेट जर्नल एक आम सभा थी।
एक आम सभा, जो मतलब आम सभा का मतलब एक छोटी मोटी सभा थी जो क्षेत्र के फ्रांसीसी संप्रदायों के संपदाओं का प्रतिनिधित्व करती थी। बाद में उसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया, ठीक है। बाद में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली, ठीक है। तो बस यही कहना है, स्टेट जो है 1789 के स्टेट जनरल एक आम सभा थी, एक छोटी मोटी सभा थी, आम सभा थी, जो क्षेत्र के फ्रांसीसी संप्रदायों के संपदाओं का प्रतिनिधित्व करती थी। किसके प्रतिनिधित्व करती थी, संप्रदायों के संपदाओं का प्रतिनिधित्व करती थी। बाद में उसका नाम जो है नेशनल असेंबली रखा गया, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है स्टेट जनरल, और बहुत ही आसान है, आप लोग इसका नोट्स बना लेना, ठीक है, नोट्स बना लेना, ताकि आप लोग ये नोट्स जो है पूरा आप लोग तैयार कर लेना। मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत मजा आने वाला है। तो ये हमारा हो गया, पहले हम लोगों ने समझा राष्ट्रवाद के बारे में, फिर राष्ट्र के बारे में, फिर नारीवाद के बारे में, फिर स्टेट जनरल के बारे में। सारे टॉपिक्स आपके यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर में है, आप लोग बुक में देख लेना, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक्स। अब हम लोग समझने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विकास, ठीक है। जो हमारा फ्रांसीसी क्रांति है और राष्ट्र का विकास, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर ही आता है, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विकास में सबसे पहले मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्र का विकास कैसे हुआ, और फ्रांसीसी क्रांति को भी हम लोग समझेंगे सब कुछ। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, देखो, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विकास, ठीक है। तो पहला आप लोग हेडिंग देखो, यानी कि पहला पॉइंट, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो आप लोग बताना 1789 ईस्वी में। कब हुआ था, 1789 ईस्वी में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है कि फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत है वो 1789 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो है वो है फ्रांसीसी क्रांति में सभी लोग की मांग थी कि राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र बनाई जाए। राजतंत्र का मतलब है कि कोई एक राजा राज करे, ठीक है, और सारी जनता को अपना गुलाम बनाए रखे, ठीक है, ऐसे ही तो था। और राजतंत्र को हटाया जाए, जो राजतंत्र है इसको हटाया जाए और प्रजातंत्र बनाया जाए। प्रजातंत्र का मतलब होता है जो जनता कहे वो सरकार करे, ठीक है। तो सभी लोगों की यही मांग थी कि राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र बनाया जाए, ठीक है, समझ में आया। तो फ्रांसीसी क्रांति में सभी लोगों की मांग थी कि राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र बनाई जाए, ताकि जो लोगों की मांग है वो पूरी हो सके और कोई एक राजा केवल राज ना कर सके, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। फिर हम लोग तीसरा पॉइंट समझते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट देखो, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। अब भाई आप फ्रांस में रहते हो तो फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा तो होना ही चाहिए, जो कि नहीं था। तो ये भी लोगों की मांग थी, जो फ्रेंच की भाषा है यानी कि फ्रेंच भाषा को क्या किया जाए, राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए, ठीक है, राष्ट्रभाषा, ठीक है। ये सब है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विकास। फिर हमारा चौथा पॉइंट है कि स्कूल या छात्रों के लिए एक क्लब की स्थापना की जाए, मतलब स्कूल की स्थापना की जाए ताकि जो छात्र हैं वहां पढ़ सकें। तो स्कूल या छात्रों के लिए एक क्लब का मतलब होता है जहां पढ़ाई किया जाए, ठीक है। तो क्लब की स्थापना की जाए जिसका नाम जैकोबिन क्लब रखा जाए, ठीक है, जैकोबिन क्लब, ओके। तो ये हमारा चौथा पॉइंट है। फिर हम लोग पांचवा पॉइंट देखते हैं, यहाँ सभी भार तथा किराए की एक व्यवस्था किया जाए। सभी भार और तथा किराए की एक व्यवस्था की जाए। अब भाई देखो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए एक सिस्टम होना चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए। अगर किसी का किराया भाई 5,000 है तो वो चाहे गरीब हो या अमीर हो, दोनों के लिए 5 ही हजार होनी चाहिए। चाहे आम जनता हो या मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सभी भार और किराए, कर, इन सब पर एक ही व्यवस्था होनी चाहिए। सभी के लिए एक समान होना चाहिए, ठीक है, मतलब एक समान होना चाहिए। तो सभी भार तथा किराया की एक व्यवस्था किया जाए, ठीक है। तो ये हमारा है फ्रांसीसी जो है क्रांति और राष्ट्र का विकास। और अब हम लोग समझने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति का कारण, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। मतलब यहां से 100% लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, जो अब मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। फ्रांसीसी क्रांति के जो प्रमुख कारण क्या है, फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या है, ये मैं आप लोगों को बताऊं।
तो माय डियर स्टूडेंट, फ्रांसीसी क्रांति के बहुत सारे कारण थे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट कारण समझाता हूं। सबसे पहला कारण फ्रांसीसी क्रांति का अयोग्य शासन। देखो, एक ऐसा शासन जो अयोग्य हो, जो शिक्षित ना हो, पढ़ा लिखा ना हो, तो वो शासन कभी भी अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये ऐसा शासन था जो अयोग्य शासन था। अयोग्य का मतलब जिसका कोई योग्य ना हो, यानी कि पढ़ा लिखा ना हो, अशिक्षित हो। तो अयोग्य शासन पहला आप लोग हेडिंग डालना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आएगा जरूर, ये ध्यान रखना। तो फ्रांस की क्रांति के समय लुई वंश का शासन था। किसका शासन था? यहां एक शब्द आया है, लुई वंश। अब फ्रांस की क्रांति के समय भाई लुई वंश का शासन था। अब ये ऐसा शासन था जो बिल्कुल बेकार था। ठीक है, अब लुई वंश का शासन था जो जिद्दी था तथा कर्तव्यहीन शासन था। कैसा था? जो जिद्दी था। जिद्दी का मतलब है कि जो चाहे वो करता था। ठीक है, तो वो जिद्दी था और कर्तव्यहीन, कोई कार्य नहीं करता था, जनता के प्रति कोई भी कार्य नहीं करता था। ठीक है, मतलब कर्तव्यहीन था। या सुधारों का पक्षधर नहीं था, मतलब ये कोई भी सुधार नहीं करता था, जनता के लिए कोई भी काम नहीं करता था, ये सुधारों का पक्षधर था ही नहीं, मतलब कोई भी सुधार इसके अंदर नहीं होता था। वो जिद्दी था, जैसा था वैसा ही रहा, और कर्तव्यहीन था, कोई कार्य नहीं करता था, केवल राज करता था। ठीक है, इसलिए इनका जनता विरोध करती थी। अब ऐसे शासन का सभी जनता विरोध करेगी, क्योंकि अगर जनता के लिए कोई कार्य ही नहीं करोगे, ठीक है, और उनका जो है उन पर और ज्यादा दुरुपयोग करोगे, उन पर और ज्यादा अत्याचार करोगे, तो जनता उनका विरोध करेगी ही। ठीक है, तो पहला आपका हेडिंग हो गया भैया अयोग्य शासन, कि फ्रांस की क्रांति के समय लुई वंश का शासन था और जो जिद्दी तथा कर्तव्यहीन शासन था, और यह सुधारों का पक्षधर नहीं था, इसलिए जनता इनका विरोध करती थी। देखो, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालना मध्यम वर्ग। देखो, मध्यम वर्ग का भी उदय हो गया था इस समय, क्योंकि उच्च वर्ग था, मध्यम वर्ग था और निम्न वर्ग था। निम्न वर्ग का मतलब जो बहुत छोटे लोग यानी कि जनता लोग आते थे, और उनका जो है बहुत ही गलत प्रयोग किया जाता था इनके राज्य में। ठीक है, इसीलिए जनता इनका बहुत ज़्यादा विरोध करती थी। और अब यहाँ समझो, यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण, औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है जो औद्योगिक क्रांति हुआ था, ठीक है, उसके कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया। अब औद्योगिक क्रांति के कारण किस वर्ग का उदय हुआ माय डियर स्टूडेंट? मध्यम वर्ग का। मध्यम वर्ग का भी उदय हो गया। औद्योगिक क्रांति के कारण यहाँ मध्यम वर्ग का उदय हो गया, जिसमें छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, अध्यापक, ठीक है, एंड वाले अधिकारी आते थे। अध्यापक, ठीक है, वाले अधिकारी आते थे, मतलब बड़े बड़े अधिकारी आते थे, लेकिन इनका कोई भी रिस्पेक्ट नहीं था। ये सब मध्यम वर्ग में आते थे। ये लोग शिक्षित थे, वकील, डॉक्टर, ये सब बहुत ज्यादा शिक्षित थे, अध्यापक थे, बड़े बड़े अधिकारी आते थे। ठीक है, लेकिन इनका कोई भी रिस्पेक्ट नहीं था इनकी शासन में, जबकि ये सबसे ज्यादा शिक्षित लोग थे, फिर भी कोई भी इनका रिस्पेक्ट नहीं था, क्योंकि इनके शासन में किसका राज था? राजा का, बड़े बड़े भूस्वामियों का, बड़े बड़े लोगों का इनके राज्य में शासन था। ठीक है, यह वर्ग नवीन विचारों और राष्ट्रीय भावनाओं के ओतप्रोत थी। ये जो वर्ग थी, ये नवीन विचार, नए नए विचारों को देती थी, राष्ट्र के प्रति प्रेम करती थी, लेकिन जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थी, मतलब उन सारी चीजों को समझती थी, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया जाता था। ठीक है, तो पहला हमारा कारण था अयोग्य शासन। ठीक है, दूसरा हमारा है मध्यम वर्ग। अब तीसरी हेडिंग आप लोग समझो, फ्रांसीसी क्रांति का कारण। अगली हेडिंग हमारा है आम जनता की दयनीय स्थिति। जो आम जनता थी, जो किसान लोग थे या फिर और भी जो मजदूर लोग थे, ठीक है, वो थी आम जनता। आम जनता का मतलब जिनका बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग किया जाता था इनके शासन में। इस समय जो था शासक उच्च वर्ग का था, उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग। ठीक है, मतलब उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग जहां विलासिता पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था, मतलब बहुत ही अच्छे से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था, अच्छे से खान पान, नौकर चाकर सब कुछ थे, क्योंकि ये जो थे वो उच्च वर्ग में आते थे और कुलीन वर्ग में आते थे। ठीक है, और फिर वही आम जनता की स्थिति बड़ी दयनीय थी। दयनीय का मतलब बिल्कुल दयावान थी, उनके ऊपर दया आता था, क्योंकि उनका बहुत ही बेकार प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो इस समय शासक कौन सा था? उच्च वर्ग का था और कुलीन वर्ग का था, जहां बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, लेकिन वही आम जनता की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय थी, जबकि जनता के द्वारा ही सरकार का चुनाव किया जाता था, लेकिन उस समय सरकार नहीं होता था, उस समय राजा होते थे। ठीक है, अब तो सरकार होता है, तो इसलिए जनता के लिए काम भी किया जाता है।
इसीलिए तो कहा जाता है कि राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र किया जाए। ये वहां के लोगों की मांग थी। ठीक है, जब प्रजातंत्र किया जाता तो वहां जब जिसको चाहे उनको अपना सरकार बनाया जाता था। ठीक है, तो यहां हमारा आम जनता की दयनीय स्थिति। और चौथा हमारा पॉइंट है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। देखो, स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध था, मतलब फ्री लाइफ नहीं जी सकते थे, स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध था। देखो, तो यहां आप लोग समझो स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। इस समय फ्रांसीसी सरकार जो था, फ्रांसीसी सरकार ने लोगों की स्वतंत्रता पर भी कई प्रकार के प्रतिबंध लगा था। ठीक है, मतलब लगे रखे थे। मतलब इस समय जो है फ्रांसीसी सरकार ने लोगों की स्वतंत्रता पर भी कई प्रकार का प्रतिबंध लगा रखे थे, जहां तक कि उनके धार्मिक विश्वासों पर भी प्रतिबंध लगे थे। मतलब उनकी जो धार्मिक विश्वास है, अपने मतलब गॉड की पूजा भी नहीं कर सकते थे, उनके धार्मिक विश्वासों पर भी प्रतिबंध लगा था। ठीक है, इतना ज्यादा प्रतिबंध था इनके राजतंत्र में। ठीक है, लुई वंश। तो ये 4 कारण है भाई आप लोगों का फ्रांसीसी क्रांति के। पहला आप लोग देख लेना अयोग्य शासन, दूसरा मध्यम वर्ग, और तीसरा हमारा है आम जनता की दयनीय स्थिति, फिर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। ये 4 हेडिंग आप लोगों का है फ्रांसीसी क्रांति के कारण का। ठीक है, ये सारा तैयार कर लेना अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है। हम लोग एक एक लाइन टू लाइन ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लाइन टू लाइन। अब आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, प्लीज आप लोग शेयर करो। और चैनल पर नए हो तो क्लास 10th में हो सब्सक्राइब कर लो, सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, बहुत ही कम समय में पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, पूरी चैप्टर को समझने वाले हैं। अब देखो, जब ये सब चल रहा था तो उसी समय हमारा एक शासन आता है नेपोलियन का शासन, जो कि बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छे सुधार किए गए थे इनके शासन में। तो नेपोलियन के शासन में हम लोग समझने वाले हैं बहुत सारे पॉइंट्स। देखो, पहला पॉइंट, जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाया तो प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र की स्थापना की। ठीक है, मतलब जो प्रजातंत्र है उसको हटाकर राजतंत्र की स्थापना किया। ठीक है, तो नेपोलियन ठीक है, प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र की स्थापना की। ठीक है, किसान जो लोगों की मांग थी वो था प्रजातंत्र बनाया जाए, लेकिन नेपोलियन ने क्या किया, जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाया तो उन्होंने जो प्रजातंत्र है, ठीक है, प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र की स्थापना की। ठीक है, अभी भी लोग सोच रहे थे कि नेपोलियन हमारे लिए अच्छा करेंगे, तो फिर नेपोलियन ने क्या किया कि कानून के सामने सबको बराबर अधिकार रखना। ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि कानून के सामने किसी भी वर्ग के लोग हों, चाहे उच्च वर्ग के लोग हैं, चाहे निम्न वर्ग के लोग हैं, चाहे आम जनता हो, सभी का क्या होना चाहिए, बराबर अधिकार होना चाहिए। अगर कोई भी काम करो तो उसमें बराबर अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आम जनता के लिए अलग अधिकार है, उच्च वर्ग के लिए अलग अधिकार है, ऐसा ना हो। ठीक है, तो कानून के सामने सबको बराबर अधिकार रखना। फिर तीसरा पॉइंट है संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित करना, जो संपत्ति का अधिकार है उसको भी सुरक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो बहुत अच्छे काम किए थे नेपोलियन ने और बहुत अच्छे सुधार भी किए थे। ठीक है, अगला है चौथा पॉइंट, भूदासवत और जागीरदारी शुल्क को मुक्त किया। जो भूदासवत था, जो भू पर कर लगाना, और जागीरदारी जो शुल्क है उसको मुक्त करना, सभी वर्गों को समान रखना, सभी वर्गों को समान अधिकार देना, ये किया था नेपोलियन ने। तो नेपोलियन ने लोगों के लिए बहुत अच्छे काम किए थे और फ्रांस में नेपोलियन की स्थापना भी हुई थी। तो फ्रांस जो नेपोलियन का शासन में ये सारे काम किए गए थे। ठीक है, और भी बहुत सारे सुधार किए गए थे, ये सारे मेन है थोड़े। जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाया तो प्रजातंत्र को हटाकर क्या किया, राजतंत्र की स्थापना की। कानून के सामने सबको बराबर अधिकार रखा। कानून, कोई आपका कानून है, सारे लोगों के लिए बराबर अधिकार हो, किसी भी वर्ग के हो, सभी के लिए बराबर अधिकार। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। भूदासवत और जागीरदारी शुल्क को मुक्त किया। ठीक है, मुक्त किया कर दो, और सभी वर्गों को समान रखा। ओके, तो ये थे नेपोलियन का शासन। अब हम लोग समझने वाले हैं नेपोलियन थे, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार। ठीक है, अगली हेडिंग जो है नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार। देखो, नेपोलियन के द्वारा बहुत सारे सुधार किए गए थे, शासन संबंधी सुधार किए गए थे, शिक्षा संबंधी सुधार किए गए थे, धार्मिक सुधार किए गए थे, आर्थिक सुधार किए गए थे, सब कुछ किया गया था। तो अगली हेडिंग हमारी यही है कि नेपोलियन के द्वारा किए गए सुधार। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारा। देखो, मैं आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, छोटे से छोटे टॉपिक को भी हम लोग समझने वाले हैं। ऐसा नहीं कि खाली बड़े बड़े टॉपिक, सब कुछ समझने वाले हैं। पूरा चैप्टर मक्खन हो जाएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय।
ठीक है। और आप लोग कमेंट जरूर करना आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर भी जल्द से जल्द ला सकें, ठीक है। देखो नेपोलियन जो था, नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। जो नेपोलियन बोनापार्ट नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। ये जो थे नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक थे, मतलब बहुत ही ज्यादा महान व्यक्ति थे, बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे, तो इसलिए वो महान थे, ठीक है। तो एक था, उसके असाधारण कार्य और आश्चर्यजनक विजयों ने 1799 से 1815 तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया, ठीक है। तो उसके असाधारण कार्यों और आश्चर्यजनक विजयों ने 1799 से 1815 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया और निम्नलिखित सुधार किया, ठीक है। तो यहाँ जो था, मतलब एक नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था, और उसके असाधारण कार्यों और आश्चर्यजनक विजयों ने 1799 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया और निम्नलिखित सुधार भी किया। ओके, देखो ये आप लोगों को सबसे पहले ऊपर थोड़ा सा लिख देना है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। फिर हम लोग बहुत सारे सुधार को देखने वाले हैं। जैसे पहला सुधार हमारा है शासन संबंधी सुधार। शासन संबंधी सुधार का मतलब होता है जो शासन है सभी लोगों के लिए एक जैसा हो, और शासन संबंधी सुधार करना बहुत ज़्यादा जरूरी था क्योंकि लोगों के लिए अलग अलग शासन थे, ठीक है। तो नेपोलियन ने शासन व्यवस्था को व्यापकता और कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। जो नेपोलियन था, नेपोलियन ने शासन व्यवस्था को व्यापक किया, बड़ा किया, बड़े पैमाने पर किया, और कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी, और सभी को समान शासन दिया। और सभी को क्या किया? समान शासन दिया, चाहे वो हमारे निम्न वर्ग के हों, मतलब नीचे वर्ग के हों, या फिर उच्च वर्ग के हों, सभी के लिए क्या होगा? समान शासन व्यवस्था होगा। क्या होगा? समान शासन व्यवस्था होगा, क्योंकि सभी के लिए जब समान शासन व्यवस्था होगा तभी सरकार चलेगी, ठीक है। तो ये था शासन संबंधी सुधार। नेपोलियन ने शासन व्यवस्था को व्यापकता और कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी और सभी को समान शासन दिया। फिर हमारा आर्थिक व्यवस्था, जो आर्थिक सुधार, अब बहुत सारे आर्थिक सुधार भी किए गए थे माय डियर स्टूडेंट। अब जैसे देखो, नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई। अब नेपोलियंस देखो कितने अच्छे अच्छे काम किए थे, ठीक है। नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने पेरिस में, जो पेरिस है, पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई, ठीक है। बैंक ऑफ फ्रांस, फ्रांस में है तो फ्रांस की स्थापना होगी, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई। मजदूरों का वेतन निश्चित किया। जैसे कोई भी मजदूर हैं, अगर चाहे जो मजदूर हो, सभी का एक निश्चित, मान लो 500 रुपये है। देखो अगर 500 रुपये मजदूरी है तो सभी के लिए इतनी ही होगी। ऐसा नहीं कि आप किसी के लिए दूसरा व्यवस्था हो, किसी के लिए दूसरा व्यवस्था हो, ठीक है। तो मजदूरों का वेतन भी निश्चित किया, और चोर बाजारी, सट्टेबाजी को समाप्त किया। जो चोर बाजारी लगता है उसको समाप्त किया, और जो सट्टेबाजी है उसको समाप्त किया, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार होता है ये सब, तो इन सबको समाप्त किया। तो आर्थिक सुधार भी किया, शासन संबंधी सुधार भी किए। आर्थिक सुधार में जैसे नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई, ये हमारा आर्थिक सुधार है। और मजदूरों का वेतन भी निश्चित किया, चोर बाजारी, सट्टेबाजी, इन सबको समाप्त किया। ये सारे हमारे आर्थिक सुधार हैं, ठीक है। अब हमारा आता है धार्मिक सुधार। देखो धार्मिक सुधार भी किए, क्योंकि धार्मिक पर प्रतिबंध लगा हुआ था। आप लोगों ने देखा है, अभी मैंने दिखाया है फ्रांस की क्रांति के कारण में, कि धार्मिक सुधार इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनके धार्मिक पूजा पाठ इन सब पर भी प्रतिबंध लगा हुआ था। अपने गॉड की भी पूजा नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इस पर भी प्रतिबंध लगा हुआ था, तो इसको भी सुधारा। नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। नेपोलियन ने यह भी सोचा कि भाई जो धार्मिक है, धार्मिक व्यवस्था को भी स्वतंत्र होना चाहिए। जो धार्मिक व्यवस्था है, नेपोलियन ने अपने देशवासी, जो उनके देशवासी हैं, को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया, मतलब प्रयत्न किया, और वो सफल भी हुआ, ठीक है। तो नेपोलियन बहुत सारे सुधार किए, बहुत अच्छे अच्छे सुधार किए थे। फ्रांस में जब नेपोलियन की स्थापना हुई तो वो अपने सारे अच्छे अच्छे सुधार किए, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है, धार्मिक सुधार। और नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया, ठीक है। तो धार्मिक सुधार भी किए। एंड फिर हमारा आता है शिक्षा संबंधी सुधार। जो हमारा शिक्षा संबंधी सुधार है, देखो शिक्षा संबंधी सुधार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज कल लोग शिक्षित नहीं होंगे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो नेपोलियन ने शिक्षा संबंधी सुधार भी किए थे। जैसे नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में
जो शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। अब नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार किए और उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा का नींव डाली। और उन्होंने जो फ्रांस है, फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा का नींव डाली और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब जब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो शिक्षा बहुत ही ज़्यादा विस्तार हुआ। जो शिक्षा है, शिक्षा भी बहुत ही अच्छे से उनका विस्तार किया गया। शिक्षा, सभी बच्चों को शिक्षित किया जाए, उस पर भी जोर डाला गया। ठीक है, तो नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए और उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया। तो ये थे नेपोलियन के द्वारा किए गए सुधार। जैसे मैंने आपको 3 से 4 सुधार बताए। जैसे सब पहले आप थोड़ा सा नेपोलियंस के बारे में लिखोगे, फिर हमारा शासन संबंधी सुधार है, आर्थिक सुधार हमारा है, धार्मिक सुधार भी किए और शिक्षा संबंधी सुधार भी किए। मतलब सभी सुधार किए, बहुत अच्छे अच्छे सुधार किए थे। ठीक है, तो ये सारे हमारे थे नेपोलियन के द्वारा किए गए सुधार। अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो ये 4 लिख देना और भी आप इसको बढ़ा चढ़ा के लिख देना। ठीक है, बहुत है। तो ये हमारा था नेपोलियन के द्वारा किए गए सुधार और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर। अब हम लोग समझने वाले हैं 2 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, मारियोन तथा जर्मेनिया के बारे में। किसके बारे में? मारियोन और जर्मेनिया के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मारियोन। जो मारियोन था वो कौन था, जर्मेनिया वो कौन था। ठीक है, इन दोनों को हम लोग समझने वाले हैं। तो देखो, मारियोन जो था यह लोकप्रिय नाम था। क्या था? एक लोकप्रिय नाम था। ठीक है, अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया। मतलब जो मारियोन है वो था एक नारी प्रतीक। फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया था। ठीक है, तो यह जो था एक लोकप्रिय नाम था, अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया। और इनके चिन्ह जो हैं, इनके चिन्ह स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। ठीक है, तो इनके जो चिन्ह थे स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। और मारियोन की प्रतिमाएं चौराहे और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई। जो मारियोन थे, मारियोन की जो प्रतिमाएं हैं, ठीक है, प्रतिमा का मतलब होता है जो प्रतिबिंब है, उनका जो चित्र है, उनको चौराहे और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाए गए। ठीक है, तो ये है हमारा मारियोन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके में मैं आपको समझा दिया कि मारियोन जो था यह एक लोकप्रिय नाम था। अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया और इनके चिन्ह जो है स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। और मारियोन की प्रतिमाएं जो है, ये प्रतिमाएं हैं। ठीक है, प्रतिमाएं जो है, ध्यान से समझना, ये माँ है, नॉट भा। ठीक है, प्रतिमाएं चौराहे और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई। ठीक है, तो ये हमारा है मारियोन। अब जर्मेनिया क्या है? जर्मेनिया भी समझ लो माय डियर स्टूडेंट। जर्मेनिया देखो, यह है जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। जो जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक, और वो क्या थी? वो फ्रांस राष्ट्र की नारी रूपक थी। ठीक है, जर्मन की जो थी वो जर्मेनिया थी और फ्रांस की जो थी वो मारियोन थी। ठीक है, तो ये जो थी वो जर्मन राष्ट्र, किस राष्ट्र की? जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। और जो चछूस अभिव्यक्तियों में ये वह वलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी। क्या पहनती थी? जो वलूत होता है वृक्ष, वलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी। और क्योंकि जर्मनी में वलूत जो है वीरता का प्रतीक है, वलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता था, इसलिए वलूत के वृक्ष के पत्तों की मुकुट पहनती थी। और उसने हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई थी उस पर यह लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा है माय डियर स्टूडेंट मारियोन और जर्मेनिया के बारे में बहुत आसान तरीके से समझा दिया। अब हम लोग अगला टॉपिक समझने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए माय डियर स्टूडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इटली का एकीकरण। ठीक है, आप लोगों ने मारियोन जर्मेनिया के बारे में समझ लिया। अब आप लोग समझो इटली का एकीकरण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। मैं आपको बहुत ही कम पॉइंट में समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, देखो इटली का एकीकरण, देखो पहला पॉइंट है 19वीं सदी। जो 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में विभाजित हो गया था। अब देखो 7 राज्यों का मतलब होता है कि एक जो है वो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ों में विभाजित हो जाए। अब इसको एकीकरण इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, तो इसलिए इटली में एकीकरण हुआ था, क्योंकि 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में विभाजित हो गया था।
ठीक है। दूसरा पॉइंट है 1830 ईस्वी के दशक में जोसेफ मेंजनी ने एकीकृत गणतंत्र के रूप में, जो हमारा एकीकृत गणतंत्र के रूप में इटली के एकीकरण करने का प्रयास प्रारंभ किया। किसने किया था? जोसेफ मेंजनी ने एकीकृत जो गणतंत्र के रूप में इटली के एकीकरण के लिए प्रयास करना प्रारंभ किया। अब जब प्रयास करना प्रारंभ किया तो वो पूरा भी होगा, ठीक है। तो ये हमारा है 2 पॉइंट यहाँ। अब हम लोग आगे पॉइंट समझते हैं। तीसरा पॉइंट यहां समझो। तीसरे पॉइंट में है कि 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पीडमार्ट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया और इस युद्ध में जोसेफ गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिक ने भी भाग लिया, ठीक है। अब जब पराजित कर दिया तो अनेक सैनिक ने भी भाग लिया था, ठीक है। चौथा पॉइंट है 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया और 1870 में यह एकीकरण पूर्ण हुआ। 1870 में ये एकीकरण पूर्ण हो गया था, ठीक है। ये जो एकीकरण है ये 1870 में पूर्ण हो गया था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इटली का एकीकरण। अब हम लोग समझने वाले बिस्मार्क के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको बता दूं, बिस्मार्क कहीं कहीं 1 नंबर में आ जाता है, 2 नंबर में आ जाता है, ठीक है। 1 या 2 नंबर में आ जाता है, तो ध्यान से समझ लो। बिस्मार्क जो था एक महान कूटनीतिज्ञ था। कौन था? एक महान कूटनीतिज्ञ था और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि था जर्मनी का एकीकरण। क्या था? जर्मनी का एकीकरण उसका सबसे बड़ी उपलब्धि था, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक समझने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फ्रांसीसी क्रांति का कारण, नेपोलियन के द्वारा किए गए सुधार, मारी ऑन जर्मेनिया, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जर्मनी का एकीकरण में हम लोग क्या समझेंगे भाई? जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो, राष्ट्रवादी जो भावनाएं थी मध्य वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी ज़्यादा व्याप्त थी। मतलब जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी वो मध्य वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी और उन्होंने 1848 में जर्मनी महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। क्या किया उन्होंने? 1848, ध्यान से समझो, 1848 में जर्मनी के महासंघ, जो जर्मनी के महासंघ के विभिन्न इलाके हैं उनको जोड़कर मतलब एकीकृत करके एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था और राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। अब जो राजशाही थे और जो फौज की ताकत है, मतलब राजशाही के साथ ही फौज रहेगी, तो राजशाही जो थे और उनकी फौज की ताकत जो है उन्होंने मिलकर दबा दिया। और उसके बाद क्या हुआ? प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसके बाद जो प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन संभाल लिया और उसका मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। ऑटो वन बिस्मार्क जो था इस प्रक्रिया का जनक था, ठीक है, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस में तीनों युद्धों में प्रसा की जीत हुई। ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, इन तीनों युद्धों में प्रसा की जीत हुई। अब जब प्रसा की जीत हुई तो फिर क्या हुआ? तो फिर हमारा एकीकरण पूर्ण हो गया। तो फिर ऐसे जब प्रसा की जीत हुई तो जनवरी 1871 में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, ठीक है। और इस प्रकार से 1871 में ये जो एकीकरण है ये पूर्ण हो गया। 1871 में ये हमारा एकीकरण पूर्ण हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण। दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये सारे टॉपिक्स आपको समझना भी जरूरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। अब हम लोग समझने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है ब्रिटेन का एकीकरण। ब्रिटेन का एकीकरण 2-3 पॉइंट में समझेंगे बहुत आसान तरीके से, ठीक है। देखो, मैं आपको बहुत आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूं, ठीक है, पूरा बुक नहीं छपवा रहा हूं और पूरा बुक में से मैंने बहुत अच्छे अच्छे हेडिंग्स को उठाया है और पूरा चैप्टर खत्म किया है। देखो, मैंने हेडिंग्स जो हेडिंग बाई हेडिंग 2-3-4 हेडिंग से समझा रहा हूँ, ठीक है। और अगर चाहता तो पूरा बुक छाप देता, लेकिन नहीं, मैं आप लोगों के लिए इसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है। तो ब्रिटेन के एकीकरण में देखो, पहला पॉइंट है ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट जैसे ढेर सारा समाज था जिसे नृजातीय कहते हैं। अब आपके माइंड में एक सवाल उठा होगा कि नृजातीय है क्या भाई, नृजातीय क्या है? तो अभी आगे हम लोग समझेंगे, डोंट वरी।
एंड दूसरा पॉइंट है औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। औद्योगिक क्रांति के बाद जो है ब्रिटेन की जो आर्थिक शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कुछ साल बाद इसके अंदर आयरलैंड की भी जोड़ दिया गया और ब्रिटेन एक नया राष्ट्र का निर्माण हुआ। ठीक है। तो ये हुआ हमारा ब्रिटेन का एकीकरण, छोटा सा टॉपिक। अब हम लोग समझने वाले हैं नृजातीय। आप लोगों का एक टॉपिक आया है नृजातीय, तो नृजातीय है क्या? तो एक साझा नस्ली जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपना पहचान मानता है, उसी को हम लोग कहते हैं नृजातीय। ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? नृजातीय कहलाता है। नृजातीय कहलाता है। ठीक है। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया कि एक साझा नस्ली जनजातीय या फिर हमारा सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई भी समुदाय है अपनी पहचान मानता है, अपना पहचान माने, उसी को हम लोग कहते हैं नृजातीय। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा निरंकुशवाद। निरंकुशवाद क्या होता है? एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिनका सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता। क्या है? एक ऐसी सरकार का मतलब जो सरकार है अथवा शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता और ऐसी सरकार जनता के अनुकूल कार्य नहीं करती। ऐसी जो सरकार होती है वो जैसा जनता कहती है वैसी कार्य नहीं करती, निरंकुशवाद होता है, जैसे फ्रांस में था। ठीक है। मतलब वो जनता के द्वारा बताए गए कार्य नहीं करती है, जनता के लिए कोई भी कार्य नहीं करती है और यह अत्यंत सैन्य बल पर आधारित होती है, दमनकारी सरकारें होती हैं और ये अत्यंत सैन्य बल अपने बल पर आधारित होती हैं और लोगों की मांग को बिल्कुल भी नहीं पूरा करती और ये जो होती हैं सरकार के अनुकूल कार्य भी नहीं करती। ऐसी सरकार ही हमारा निरंकुशवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? निरंकुशवाद। ठीक है। तो यहां आपको समझ में आ गया, यहां ब्रिटेन का एकीकरण, नृजातीय और निरंकुशवाद, ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एक लास्ट नंबर हेडिंग समझने वाले हैं, इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है। और मैं आप लोगों को इसके बाद इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यही सारा रहेगा, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, मारियोन जर्मेनिया, यही सब रहेगा। तो डोंट वरी, ये चैप्टर अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो ये चैप्टर बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। ठीक है। अब आता है बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। बाल्कन प्रदेशों में जो राष्ट्रवादी तनाव है वो क्यों पनपा, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले 1871 ईस्वी के बाद यूरोप में बाल्कन क्षेत्र गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र बन गया। 1871 यानी कि जर्मनी के एकीकरण के बाद यूरोप में बाल्कन क्षेत्र गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र बन गया और इनके निम्नलिखित कारण भी थे। पहला, इस क्षेत्र की अपनी भौगोलिक व जातीय भिन्नता थी। मतलब इस क्षेत्र में भाई अपनी ही भौगोलिक भी और जातीय भिन्नता थी, मतलब जातीय भिन्नता थी, एक दूसरे के जाति में भिन्नता थी। अब जब एक दूसरे के जाति में भिन्नता होगी तो भाई तनाव का मतलब होता है गुस्सा, तो पनपेगा ही। दूसरा है तुर्कों और इन ईसाइयों प्रजातियों के बीच मतभेद के कारण यहाँ हालत गंभीर हो गई। अब जो तुर्की लोग थे और जो ईसाई लोग थे, इन दोनों के बीच में मतभेद था, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, ये था, इसलिए यहाँ का हालात बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गया था और ये भी बहुत बड़ा कारण था बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव का। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, जब इस्लाव ठीक है राष्ट्रीय समूहों में स्वतंत्रता व राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो तनाव की स्थिति और भयानक हो गई। जब इस्लाव राष्ट्रीय समूहों में स्वतंत्रता व राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो तनाव की स्थिति और ज्यादा भयंकर हो गई, और ज्यादा ये तनाव बढ़ गया। ठीक है। नेक्स्ट, चौथा नंबर हेडिंग, इस कारण इन राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा और हथियारों की होड़ लग गई और इसने स्थिति को और गंभीर कर दिया, और इसने जो है स्थिति को और ज़्यादा गंभीर कर दिया। तो ये है हमारे पॉइंट्स, जो कि 4 पॉइंट्स हैं हमारे बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा उसका। तो ये पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं, और अगर आप लोगों को इस चैप्टर का नोट्स डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा। इस चैप्टर का पूरा नोट्स जो है वो डाउनलोड कर लेना। ठीक है। मैं लिंक दे दूंगा, वहां आप लोग डाउनलोड कर लेना, पूरा नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है। डाउनलोड कर लेना, वहां आप लोग जैसे ही नोट्स डाउनलोड करना, देखो अभी आप लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब ये नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लेना, फिर आप लोगों को
बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपना नोट्स ये डाउनलोड करके नोट्स बना लेना, अपना खुद का नोट्स बना लेना, ठीक है। तो नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि आप लोग डाउनलोड कर लेना। और ये हमारा है पूरा इतिहास का चैप्टर नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये जितना मैंने पढ़ाया है, अगर इतना पढ़ लिया ना, मैं कहता हूँ आप लोग कसम से कुछ नहीं छोड़ कर आओगे बोर्ड एग्जाम में। तो ये पहला चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा पहला चैप्टर का? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आप लोग कमेंट करना कि आप सर सेकंड नंबर चैप्टर भी लाइए, तो मैं आप लोगों के लिए सेकंड नंबर चैप्टर भी लाऊंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे ना सब्सक्राइब करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।